सभी मित्रों व प्रतियोगी साथियों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अभिनव आरएस अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं राजस्थान को जानो प्रश्नोत्तरी सीरीज 15 के साथ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज 15। परंतु इस सीरीज को शुरू करने से पहले बारी आती है हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज 14 के विजेता घोषित करने की। तो साथियों, सबसे पहले प्रश्नोत्तरी सीरीज 14 के जो हमारे विजेता थे वो विजेता हैं सतीश शर्मा। जी हाँ, सतीश शर्मा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई बेटा। और आपको मिलता है अभिनव आरएस अकेडमी का एक गिफ्ट हैम्पर और नगद पुरस्कार। साथियों, शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 15। और प्रश्नोत्तरी सीरीज 15 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राणा प्रताप और मानसिंह, राणा प्रताप और मानसिंह की भेंट का वर्णन किस ख्यात में प्राप्त होता है? जी हाँ, किस ख्यात में हमें ये वर्णन मिलता है राणा प्रताप और मानसिंह? सबसे पहले प्रताप से बात आई, सभी राजस्थान प्रदेशवासियों को राणा प्रताप की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से मैं राणा प्रताप, जो कि मेवाड़ की वीर भूमि के या राजस्थान के वीर शिरोमणि राणा प्रताप को शत शत नमन और प्रणाम करता हूं मैं। साथियों, हमारे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राणा प्रताप और मानसिंह की भेंट का वर्णन किस ख्यात में मिलता है? यहां पर आप लोगों के पास ऑप्शन है दयाल दासरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात या बाकीदासरी ख्यात या फिर कविराजरी ख्यात। जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। जैसा कि आपको सर्वविदित है, आज 9 मई का दिन है और 9 मई मतलब राणा प्रताप का जन्म दिवस और इन वीर शिरोमणि की आज जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं। राणा प्रताप और मानसिंह, मानसिंह आपको पता है आमेर के प्रतिनिधि शासक, और राणा प्रताप की दोनों की जो भेंट थी वो मेवाड़ में किस स्थान पर हुई थी, ये भी मुझे कमेंट करना आप। और यहाँ पर पूछा जा रहा है किस ख्यात में इस बात का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात जो कि राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा था, बहुत प्रसिद्ध ख्यात रही थी। इस ख्यात में हमें इस बात का पता लगता है या जानकारी प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें इस नैनसिरी ख्यात की, नैनसिरी ख्यात, फटाफट जुड़ जाइए। जो बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं उनको फटाफट जोड़ लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फटाफट अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए और कॉपी पेन उठाकर शुरू कीजिए। नैनसिरी ख्यात के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसके जो लिखने वाले थे, जो इसके रचनाकार थे, वो आपको पता है मोहनोत नैनसी थे। मोहनोत नैनसी। साथियों, मोहनोत नैनसी जो है, इनका जो संबंध था वो संबंध था मारवाड़ से। जी हाँ, ये मारवाड़ के क्या थे, दीवान के पद पर कार्यरत थे। साथ ही इन्होंने अपना भविष्य, अपना करियर बहुत सूक्ष्म जगह से प्रारंभ किया और आगे जाकर ये दीवान बने। साथियों, बताया जाता है कि आपके जो मोहनोत नैनसी है, ये मारवाड़ के ही एक शासक थे जिनको हम लोग जानते हैं जसवंत सिंह के नाम से। जी हाँ, जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह के क्या थे, दीवान थे। जसवंत सिंह के क्या थे, दीवान थे। तो बात आ रही है अपनी मोहनोत नैनसी की, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना थी नैनसिरी ख्यात। और इस नैनसिरी ख्यात में राणा प्रताप और मानसिंह की जो मुलाकात हुई थी उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथियों, बताया जाता है कि अच्छा, मैं अगर एक इतिहासकारों के अनुसार बात करूं कि यार ये नैनसिरी ख्यात आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ। साथियों, अगर ओझा का आपने नाम सुना हो, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उनका एक वक्तव्य सामने आया कि अगर कर्नल जेम्स टोड के सामने, कर्नल जेम्स टोड कौन है, जो राजस्थान के इतिहास के क्या है, जनक, वो कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के पास अगर नैनसिरी ख्यात होती, अगर नैनसिरी ख्यात का प्रयोग वो अपने जो स्रोत में कर पाते, तो आज राजस्थान का इतिहास और भी समृद्ध रूप से अपने सामने रखा जा सकता था, और भी श्रेष्ठतम रूप में अपने सामने रखा जा सकता था। साथियों, नैनसिरी ख्यात की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं ग्रंथों के आधार पर मोहनोत नैनसी को, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। जी हाँ, राजपूताने का क्या कहते हैं, अबुल फजल। वैसे अबुल फजल किसका दरबारी कवि था?
किसका दरबारी था, किसका नवरत्न था, एक बार कमेंट करो फटाफट। तो राजपूताने का अबुल फजल पूछे आपसे तो क्या आंसर होगा आपका, मोहम्मद नैन्सी। और राजपूताने का अबुल फजल कहा, किसने कहा था, इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का क्या कहा था, अबुल फजल कहा था। साथियों आगे हमारे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपका ये रहा। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको, मैं प्रयत्न ये कर रहा हूँ इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में, जैसा कि मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम देने से पहले अभिनव आरएस अकेडमी की इस प्रश्नोत्तरी सीरीज जो शुरू की है, इसमें 50 या 100 या 150 जितने भी प्रश्नोत्तरी सीरीज संपन्न होती है, मैं सभी राजस्थान प्रदेशवासियों से या प्रतियोगी साथियों से आह्वान करूंगा कि इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को कंप्लीट किए बिना आप लोग एग्जाम ना दें। राजस्थान जीके का अगर आप लोग विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। और मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पर जो प्रश्न रख रहा हूँ वो प्रश्न किसी इंडिविजुअल टॉपिक से एक प्रश्न मैं उठा रहा हूँ। तो इस प्रश्न को उठाने का तात्पर्य, जैसे मैंने अभी इंदिरा गांधी का अगर अंतिम छोर आपसे पूछा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप इंदिरा गांधी नहर आपके सामने हाईलाइट होगी तो आप लोग इस जो ही प्रश्नोत्तरी सीरीज खत्म होती है इसके बाद तुरंत प्रभाव से जो जो टॉपिक आज हाईलाइट है उनके सब के नोट्स बनाइए और बेहतरीन तरीके से आप लोग उसकी पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या आती है किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप लोग अभिनव आरएस अकेडमी के जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर अपने कमेंट कीजिए, अपनी समस्या को आप लोग पोस्ट कीजिए। आपको 1 घंटे 2 घंटे या 5 घंटे में या दूसरे दिन अवश्य रूप से उस समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों ये आप लोग करते रहिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। बात शुरू करते हैं हमारे प्रश्न की और इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है गडरा रोड, ऑप्शन बी है लूणकरणसर, ऑप्शन सी है मोहनगढ़ या ऑप्शन डी है कोणा गांव। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, और यहाँ पर अपन ने प्रश्न बहुत ही एक ठीक ठाक रखा है, परंतु इंदिरा गांधी नहर से बहुत प्रश्न बढ़ते हैं। मतलब लगभग आप चाहें तो 200 से 250 प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं केवल इंदिरा गांधी नहर से। चलो जवाब मुझे पहले कमेंट कीजिए आप लोग, फिर पढ़ते हैं अपन इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको और शेयर करूंगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों आपका वो राइट आंसर होगा, फटाफट कमेंट करो, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आज। कल वाले वीडियो में भी बहुत कमेंट कम थे, प्रश्नोत्तरी सीरीज 14 में कमेंटों की संख्या बहुत कम थी। कमेंट करो, कमेंट 1000 प्लस पहुँचनी चाहिए आप लोगों के। यहाँ पर राइट आंसर होगा गडरा रोड। जी हाँ, गडरा रोड बाड़मेर तक वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचा दिया गया है। तो क्या वास्तव में ये गडरा रोड तक ही था पहले या और कहीं से था? कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ पर किस तरीके से ये इंदिरा गांधी नहर निकल रही है? चलो मैं इस चीज़ को आपको एक मैप के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा। तैयार हो सभी? ये है आपके सामने इंदिरा गांधी नहर का मैप। जी हाँ, देखो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है सारी की सारी इंदिरा गांधी नहर। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप और इसको बढ़िया तरीके से आप लोग बना लेना। पूरा मैप आपकी कॉपी में बना होना चाहिए और मुझे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे इस इंदिरा गांधी नहर का कंप्लीट बनाकर। सारी शाखाएं, पूरी कनेक्टिविटी इसकी मैंने इस मैप में डाली है, देखना आप। अगर मैं बात करूँ आपकी सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर आपको पता है कि व्यास और सतलज इन दोनों नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज बांध से निकल रही है और यहाँ से निकलने के पश्चात ये पंजाब और कुछ भाग इसका हरियाणा में निकलते हुए राजस्थान में क्या कर रही है, ये प्रस्थान कर रही है। साथियों अगर मैं इंदिरा गांधी नहर की बात करूँ तो इसका एक तो फीडर आपको पता होगा, इंदिरा गांधी नहर का 204 किलोमीटर का एक तो फीडर बनाया गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा फीडर, और इसके पश्चात 445 किलोमीटर का इसका ये मुख्य नहर बनाई गई है। ये मुख्य नहर है, ठीक है। इस मुख्य नहर की अगर मैं बात करूं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में 445 जो आपकी मुख्य नहर हैं और 204 जो फीडर है, 204 में से राजस्थान में 169 किलोमीटर क्या हैं, ये फीडर की लंबाई है। 35 किलोमीटर राजस्थान में है और 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में लगती है। फीडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थान में फीडर की लंबाई पूछता है तो फीडर की लंबाई कितनी है, 35 किलोमीटर और मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर
किलोमीटर। अब साथियों अगर मैं बात करूं आपकी, तो ये जो इंदिरा गांधी नहर थी इसके द्वितीय चरण में जो निर्माण हुआ था वो मोहनगढ़ तक हुआ था। जी हाँ, मोहनगढ़ तक ही ये आ पाई थी, परंतु इसके पश्चात एक लिंक के माध्यम से, जिसको हम लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं, इस लिंक के माध्यम से इसको गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंचाया गया। और गडरा रोड बाड़मेर कोई 0 पॉइंट, जी हाँ 0 पॉइंट या 0 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन कौन से जिलों को कवरेज कर रही है, किस किस जिलों में ये अपना पानी पहुँचा पाती है, तो एक बात ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का एक तो आपका चूरू, जी हाँ चूरू के पश्चात आपका गंगानगर के पश्चात आपका हनुमानगढ़ के बाद में आपका बीकानेर के बाद में आपका सारा जैसलमेर के बाद में बाड़मेर के बाद में मैं बीच में आ जाऊँ तो नागौर। इन सभी ज़िलों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर और नागौर क्षेत्र में इसका पानी पहुँचाया जा रहा है। ये तो बात आई पहली। अब अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी नहर के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने, इसको बढ़िया तरीके से बनाना, इसकी सारी लिफ्ट नहरें याद करना, ये किस किस ज़िले में कौन कौन सी लिफ्ट नहर पहुंच रही है, लिफ्ट नहरों के पुराने नाम और नए नाम ये दोनों याद करने का प्रयत्न करना, और कोई भी समस्या आई तो मुझे आप लोग कमेंट करना। आगे मैं बात करूं साथियों, अगर इसी लिफ्ट नहर की आपकी इंदिरा गांधी नहर की अगर मैं बात करूं तो 1-2 प्रश्न मैं आपको बड़े ही महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूँ। देखो, लंबा टॉपिक अगर इंदिरा गांधी नहर को अपन पढ़ना चाहें तो अलग से टॉपिक इसका बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी प्रश्नोत्तरी में अपन ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अकेला इंडिविजुअल इंदिरा गांधी नहर परियोजना कम से कम 3 घंटे का क्लास है। कम से कम इंदिरा गांधी नहर को पढ़ाने की 3 घंटे की क्लास होती है। यहाँ पर मैं बात करूँ राजस्थान में अगर, तो इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर का उपनाम या अन्य नाम की बात करूँ मैं तो इसको साथियों राज कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। राज कैनाल पूछ लिया जा सकता है, राज कैनाल के नाम से किस जो परियोजना को जाना जाता है, तो कौन सी परियोजना है वो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको किस नाम से जाना जाता है राजस्थान में, राज कैनाल के नाम से। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर की अगर मैं बात करूं तो जिसको अपन लोग राजस्थान नहर के नाम से जानते थे स्टार्टिंग में, परंतु राजस्थान नहर का नाम ही 2 नवंबर, कब की बात कर रहा हूं मैं, 2 नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी के नाम पर इस नहर का नाम बदलकर और राजस्थान नहर से क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर किया गया। क्या नाम किया गया था, इंदिरा गांधी नहर किया। ये इंदिरा गांधी नहर कब किया गया था, 2 नवंबर 1984 को। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ये बात आई हमारी इंदिरा गांधी नहर की, जिसको राज कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पशु संपदा से संबंधित आपके सामने प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। निम्न में से असंगत का चयन करें। मतलब यहाँ पर 4 कूट ऐसे हैं जिनमें 3 तो संगत हैं और 1 असंगत है, उसका ही चयन अपने को करना है, असंगत को छाड़ना है। अब देखिए क्या है, कुछ पशुओं के नाम दे रखे, कुछ उनसे संबंधित रोग दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऊँट। ऊँट के क्या सर्रा रोग होता है क्या, मतलब सर्रा रोग का संबंध ऊँट से है क्या? अगर यस सही है तो आगे बढ़ो। घोड़े का संबंध क्या ग्लेडर से है? क्या घोड़े का संबंध ग्लेडर से है? अगला देखो, मुर्गी, क्या मुर्गी का संबंध रानीखेत रोग से है? यस नो में जवाब देखते चलना। अगला पॉइंट है, क्या कुत्ते का संबंध पीतशिरा रोग से है? फटाफट कमेंट करो मुझे जो भी जवाब आपका है, A, B, C या D, असंगत का चयन। जी हाँ, फटाफट कमेंट करो। यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी। जी हाँ, कुत्ता पीतशिरा, ये दोनों विपरीतार्थ हैं। ऊंट में सर्रा रोग होता है जिसके कारण ऊंट मारा भी जाता है, बहुत ऊंट मरते हैं इसके कारण। घोड़े में ग्लेडर्स रोग होता है, बहुत फैलता है। और मुर्गियों में रानीखेत ऐसा भयंकर रोग है कि पूरा का पूरा फार्म हाउस खत्म हो जाता है। साथियों पर कुत्ते की बात करूं तो कुत्ते से संबंधित जो रोग है, कुत्तों की जिसके कारण मृत्यु तक हो जाती है, उस रोग का नाम है डिस्टेम्पर। जी हाँ, डिस्टेम्पर।
तो कुत्तों में होने वाला रोग कौन सा है? डिस्टेम्पर रोग। डिस्टेम्पर रोग संबंधित है कुत्ते से। फिर बात आती है कि साहब ये पीत सिरा क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पीत सिरा पशुओं में होने वाला रोग नहीं है। ये कैसा रोग है? पीत सिरा एक पादप रोग है। ध्यान रखना, कैसा रोग है? पादप रोग। अब पूछोगे गुरुजी पादप रोग कैसा है? तो साथियों, इस रोग के अंतर्गत अगर ये रोग पेड़ों में होता है, फैलता है, तो पेड़ों की जो छोटे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे उनकी पत्तियां सूख कर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो ये पीत सिरा रोग किससे संबंध है? पादप पादप रोग है ये, और आपके कुत्तों से संबंधित रोग है डिस्टेम्पर। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, मुगल बादशाह, इतिहास से प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने राजपूताने के किस राज्य का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फर्रुखाबाद रखा था। अच्छा, मैं बीच में एक बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों से। जो व्यक्ति इन प्रश्नोत्तरी सीरीज के जो विजेता रह रहे हैं, उन विजेताओं से मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहूँगा, और आने वालों से भी, अब तक जो विजेता रहे हैं उनसे भी, आप लोग जिस भी विजेता का अनाउंसमेंट किया जाता है, वो विजेता सेम दिन, उसी दिन आप लोग शाम 6 बजे से पहले मुझे अपनी व्हाट्सएप के माध्यम से आप अभिनव RS अकेडमी के जो व्हाट्सएप नंबर है 9928689897, जी हाँ 9928689897, इस नंबर पर आप विजेता अपना फ़ोन पे नंबर, जी हाँ फ़ोन पे नंबर जिस पर आपका नगद पुरस्कार हस्तांतरित किया जाता है, साथ में अपनी एक फ़ोटो जो पासपोर्ट फ़ोटो है या कोई सी भी एक फ़ोटो, अपनी एजुकेशनल फ़ोटो हो, अच्छी फ़ोटो हो, और ये मुझे आप लोग तुरंत प्रभाव से भिजवाने का कष्ट करें, क्योंकि काफ़ी बार जैसे पिछले 2 विजेता जो रहे हैं उनकी फ़ोटो और फ़ोन पे नंबर अब तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। उनमें एक तो प्रियंका कुमावत जो हमारी विजेता थी 13 नंबर की, और उसके पहले 12 नंबर की जो विजेता थी हमारी पूजा शर्मा, इनकी भी मेरे पास किसी प्रकार की कोई अभी तक ID या फ़ोन पे प्राप्त नहीं हो पाया है। और फ़ोन पे नंबर आप वही भेजिए जो एक्टिव फ़ोन पे नंबर हो। तो ये मेरा थोड़ा सा और आग्रह आप लोगों से, ताकि इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग और ईमानदारी से हम लोग कर सकें आगे आयोजित। ठीक है, तो आप लोग जो भी आज के विजेता हैं, सतीश शर्मा, अपना तुरंत फ़ोन पे नंबर और फोटो अपनी व्हाट्सएप करने का कष्ट करें तुरंत प्रभाव से। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने राजपूताने के किस राज्य का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा था? जी हाँ, फर्रुखाबाद रखा था। 2 बातें इस प्रश्न को या इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुगल बादशाह फर्रुखशियर की बात कर रहा हूँ, तो फर्रुखशियर का नाम आते हैं आपको शासनकाल याद आ जाना चाहिए कि फर्रुखशियर का शासनकाल कब से कब तक था। इसके बाद में कहाँ के बारे में पूछ रहा है? राजपूताना, क्योंकि फर्रुखशियर तो पूरी दिल्ली का शासक था, दिल्ली का बादशाह था। तो यहाँ पर केवल इंडिविजुअल राजपूताना की बात है। राजपूताना में किस राज्य का नाम बदलकर, राजपूताना का एक कोई रियासत थी जिसका नाम बदलकर उसने क्या कर रख दिया था? फर्रुखाबाद रख दिया था। उसी रियासत का नाम आपको यहाँ पर पहचानना है। तो आपके ऑप्शन है कोटा, बूंदी, टोंक या नागौर। कमेंट फटाफट कीजिए, कोटा, बूंदी, टोंक या नागौर। साथ ही यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर, 10 सेकंड का समय मिलता है आपको, फटाफट जवाब दीजिए अपने आप को परखने के लिए। और फिर जवाब अगर आपको नहीं पता है तो मेरा जवाब देने के बाद में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। RS वाले बच्चों का तो सारा कवरअप है ये पार्ट। तो बूंदी जो रियासत है, उस बूंदी रियासत की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम बदलकर फर्रुखशियर ने क्या रख दिया था? फर्रुखाबाद रख दिया था। जी हाँ, तो साथियों एक बात और ध्यान रखना, ये जितने भी विदेशी आक्रांता थे, चाहे वो आपका मुगल बादशाह हो, चाहे वो आपके गुलाम वंश का हो, चाहे वो खिलजी वंश के हो, अपने राजपूताना में अगर किसी भी दुर्ग का, किसी भी नगर का या किसी भी रियासत का इन्होंने अगर नाम बदला है तो क्या नाम बदला था, क्या रखा था, इनकी एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेना आप लोग। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़्यादा नाम परिवर्तित किए थे, सब किलों के, सब दुर्गों के नाम बदल दिए थे उन्होंने, तो उनकी पूरी एक लिस्ट आप तैयार कर लेना। और यहाँ पर फर्रुखशियर का भी ध्यान रखना आप लोग, फर्रुखाबाद नाम रखा था बूंदी का। अगर मैं बात करूँ फर्रुखाबाद की तो साथियों वैसे फर्रुखाबाद एक अलग से शहर भी है, परंतु वहाँ पर अपन इंडिविजुअल बूंदी की बात कर रहे हैं। होता क्या है एक्चुअल लेवल पर, जो बूंदी रियासत का आंतरिक विद्रोह था,
एक अगर मैं बात करूं तो पता होगा आप लोगों को बूंदी रियासत के बारे में कि वहाँ पर उत्तराधिकारी को लेकर या उत्तराधिकार को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष चला था और बेवजह बूंदी रियासत की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी और बूंदी रियासत द्वारा ही सबसे पहले मराठाओं को राजपूताना में आमंत्रित किया गया था। क्यों किया गया था, कैसे किया गया था, आप लोगों ने बूंदी रियासत पढ़ रखी होगी तो अच्छी तरीके से आपको पता होगा। हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो कोटा के उस समय तत्कालीन जो महाराज थे भीम सिंह, उनके द्वारा जो फर्रुख शेर का प्रतिनिधि था वो उन्होंने पहले से अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो जो फर्रुख शेर था उसके प्रतिनिधि के रूप में भीम सिंह ने बूंदी पर अपना अधिकार कर लिया था और बूंदी पर अधिकार करने के पश्चात जब वहाँ पर अपना अधिकार उसने स्थापित किया तो उसी समय आपके जो फर्रुख शेर थे उसने बूंदी का नाम बदलकर क्या कर दिया था, फर्रुखाबाद अपने नाम पर कर लिया था। परंतु आगे चलकर वापस से फर्रुख शेर ने बूंदी जो रियासत थी उस बूंदी रियासत से भीम सिंह का शासन हटा के और बुद्ध सिंह को ही वापस वहाँ का प्रतिनिधि शासक घोषित कर दिया था। तो ये बात आती है अपनी फर्रुख शेर की। फर्रुख शेर को लेकर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। फर्रुख शेर ऐसा अंतिम मुगल बादशाह था जिसका किसी राजपूत कन्या के साथ विवाह हुआ था। तो अंतिम हिंदू मुगल विवाह किसका था, कमेंट करो मुझे फटाफट। यहां पर अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जराइम पेशा कानून बहुत ही अत्याचारी कानून था, बहुत ही गलत कानून था। शुरुआत में कुछ इसके सही तरीके थे परंतु बाद में बहुत ही शोषित कानून बन गया था, बहुत आंदोलन भी इसके खातिर। जराइम पेशा कानून का संबंध किस जनजाति से था, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले तो पता होना चाहिए आपको जराइम पेशा कानून आखिर है क्या, फिर पता होना चाहिए कि ये किसके लिए लगाया गया था, क्यों लगाया गया था। तो यहाँ पर राजपूताना की विशेष रूप से बात हो रही है, राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में अपन बात कर रहे हैं। जराइम पेशा कानून का संबंध किस जनजाति से था, भील, मीणा, सहरिया या गरासिया, फटाफट कमेंट करो साथियों। राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति है, ध्यान रखना, जाति नहीं है। ये भी काफ़ी बार प्रश्न में आ जाता है, निम्न में से कौन एक जनजाति नहीं है या जनजाति है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। मीणा का ध्यान रखना, अपन लोग अमूमन जाति मान लेते हैं, मीणा क्या है, जनजाति है, जनजाति के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो बात करें अपन जराइम पेशा कानून की, जराइम पेशा कानून का प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में जो दायरा था वो किस जनजाति को लेकर था, मीणा जनजाति को। अब अपने पास पॉइंट आता है कि आखिर ये जराइम पेशा था क्या, क्या होता है जराइम पेशा। साथियों अगर मैं बात करूं प्राचीन में, अगर अपने भारत जब आज़ादी प्राप्त किया उस समय कुछ समय पहले की बात करूं तो उस समय अपने यहाँ पर अगर मैं मीणा जाति को लेकर चर्चा करूं तो मीणाओं के दो विशेष रूप से फड़ होते हैं या दो पार्ट होते हैं इनके। एक तो होते हैं चौकीदार मीणा और एक होते हैं जमींदार मीणा, जिसको जमादार भी कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर उस समय मीणा जाति के कुछ लोगों के द्वारा चोरी चकारी की छोटी मोटी घटनाएं संपादित कर दी जाती थी, परंतु उन सभी घटनाओं में मीणा जाति सम्मिलित नहीं होती थी। परंतु विशेष रूप से बदनाम कौन हो गई उस कार्य के लिए, मीणा जाति बदनाम हो गई। अब आस पड़ोस में अगर कोई भी घटना होती थी तो सारा ठीकरा किस पर फुटता था, मीणा जनजाति पर। तो साथियों इन चीज़ों को देखते हुए 1924 की बात कर रहा हूँ मैं, 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ध्यान रखना 1924 में ब्रिटिश भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत मीणाओं को, जी हाँ, इस एक्ट के द्वारा जो मीणा थे इन मीणाओं को क्या कर दिया गया, जराइम पेशी जाति घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया, जराइम पेशी जाति। कौन सी जाति बना दी गई, जराइम पेशी जाति के अंतर्गत घोषित कर दिया गया। कौन सी जाति को, मीणा जाति को। किस कानून के अंतर्गत, 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत। अब देखो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तो क्या था और ये जराइम पेशी जाति क्या थी। साथियों जराइम पेशी जाति का मतलब ये है कि ऐसी जातियां जो आपराधिक जाति मानी जाती थी, जी हाँ, आपराधिक जाति जो कि अपराधों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाती थी, उन जातियों को इस जराइम पेशी जाति के अंतर्गत रखा
जाता था। तो 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के द्वारा मीणाओं को कौन सी जाति घोषित कर दिया गया? आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया, आपराधिक आजीविका वाली जाति घोषित कर दिया गया। साथियों अगर मैं बात करूं तो इसी चीज को लेकर इंडिविजुअल रूप से 1930 में, जी हाँ 1930 में अपना जो जयपुर राज्य है, इस जयपुर राज्य जयपुर रियासत के द्वारा जराइम पेशा कानून को लागू किया गया। जी हाँ, कौन सा कानून? जराइम पेशा कानून। जयपुर में विशेष बात कर रहा हूँ मैं, जयपुर में ही ये मीणा आंदोलन विशेष रूप से सक्रिय हुआ था। तो जराइम पेशा कानून जो 1930 में जयपुर में लागू किया गया, इसके द्वारा ये प्रावधान रखा गया कि इस जराइम पेशा कानून के अंतर्गत जो आपराधिक जाति मीणा हैं, उन मीणा जनजाति के 12 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक युवा और युवती को प्रतिदिन अपने नज़दीकी पुलिस चौकी में, जी हाँ नज़दीकी पुलिस चौकी में जाकर अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा, अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी प्रतिदिन। साथियों ये चीज़ इतना ज़्यादा नागवारा गुजरी, कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम और बाधाएं आई कि बुजुर्ग लोगों को चौकी तक डेली पहुंचाना, जैसे गर्भवती कोई महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको चौकी तक डेली पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। आगे जाकर ये मीणा आंदोलन का रूप इस कानून ने लिया और अंततः ये कानून जयपुर नहीं पूरे राजस्थान से ये खत्म किया गया। तो साथियों जराइम पेशा कानून जब हम लोग अध्ययन करेंगे तब बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे इसको लेकर। यहाँ पर आप लोगों के सामने इतना सा ध्यान रखना आप लोगों को, जराइम पेशा कानून का मतलब ये मीणा जाति से संबंधित था। जराइम पेशा कानून का मतलब 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत मीणाओं को जराइम पेशी जाति घोषित किया गया था। जराइम पेशी जाति का मतलब होता है कि वे जातियाँ जो अपनी आजीविका आपराधिक कार्यों से जो चलाती है उनको आपराधिक या जराइम पेशा जाति घोषित किया जाता है। और 1930 में जयपुर में, ध्यान रखना जयपुर में जराइम पेशा कानून कब लागू किया गया था? 1930 में। डंकर बाबा का संबंध भी इससे था, ध्यान रखना। कौन थे डंकर बाबा? कमेंट करो देखिए मुझे एक बार। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां पर खून की उबाल लेता हुआ अगला प्रश्न। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किस क्रांतिकारी का था? ऑप्शन आप लोगों के सागरमल गोपा, गोकुलबाई भट्ट, विजय सिंह पथिक या फिर अर्जुन लाल सेठी। फटाफट कमेंट करो, बहुत प्रचलित प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि मैं राजस्थान या मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? फटाफट कमेंट कीजिए। साथ ही यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हां अर्जुन लाल सेठी। मैं नमन करता हूं अर्जुन लाल सेठी जैसे, सागरमल गोपा जैसे, विजय सिंह पथिक और गोकुलबाई भट्ट जैसे क्रांतिकारियों को, जिनकी वजह से वास्तव में उस समय या तत्कालीन समय में किसान वर्गों को बहुत थोड़ा सा, जितना मैं कह सकता हूँ उस परिस्थितियों के हिसाब से तो बहुत कुछ राहत मिली थी। और इन लोगों ने अपना सर्वस्व कुर्बान किया था राजस्थान की और भारत की इस वीर धरा के लिए। अर्जुन लाल सेठी की अगर मैं बात करूं तो साथियों इस प्रश्न को लेकर एक बात आती है कि अर्जुन लाल सेठी की क्या होता है, अचानक से जिलाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति हो जाती है। किसकी बात कर रहा हूं? अर्जुन लाल सेठी की। जिलाधीश के पद को, जिलाधीश की बात कर रहा हूं मैं, जिलाधीश जैसे महत्वपूर्ण पद को उन्होंने ठुकराते हुए ये कहा था कि मैं अगर राज्य की नौकरी करूंगा तो फिर इन अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा भैया? तो ऐसा कहते हुए उन्होंने और उस पद को क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। अर्जुन लाल सेठी, मैं अगर बात करूं इनकी तो ये एक लेखक थे। किनकी बात कर रहा हूं? अर्जुन लाल सेठी। आप लोग उतार रहे होंगे, मुझे विश्वास है पूरा, कॉपी भर रही होगी आपकी और आज काम बहुत सारा होगा आप लोगों के पास, क्योंकि आज बहुत डिटेल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों ये एक लेखक भी थे। कौन कौन सी रचनाएं मुझे कमेंट करना देखें। कवि भी थे ये, और ये शिक्षक भी थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और अंत में जाकर इन्होंने क्या रूप बनाया था? क्रांतिकारी का रूप। ठीक है। अर्जुन लाल सेठी की अगर मैं बात करूं तो ये जयपुर से इनका संबंध था। और इनकी जन्म की अगर मैं बात करूं तो जन्म इनका 1880 में कहाँ हुआ था? जयपुर में। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, जयपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल सेठी थे, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो ऐसे क्रांतिकारियों को पुनः मैं बारंबार सत नमन करता हूँ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा,
आज की प्रश्नोत्तरी में भी सारे प्रश्न बहुत ही मनमोहक, रोमांचक, आप में रोमांच पैदा करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ने के लिए झकझोर देंगे। आप लोगों को इन सभी से प्रेरणा लेते हुए और डेली के डेली ये टॉपिक क्लियर करते चलनी चाहिए। अब आज जैसे हमने फिर चर्चा की, जैसे आपने अगर अर्जुन लाल सिटी की बात की तो अर्जुन लाल सिटी को सारा निकालो, सारा खोजो फटाफट और कंप्लीट करो इसको। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खालसा में न्याय का कार्य करते थे। खालसा में न्याय का कार्य करते थे, यहाँ पर बात आ रही है खालसा की। क्या होता था खालसा? खालसा में न्याय का कार्य करते थे। ऑप्शन आप लोगों के हाकिम, जागीरदार, भौमिया या फिर चौकीदार। फटाफट कमेंट करो अपने जवाब। खालसा में न्याय का कार्य कौन करते थे, कौन संपादित करते थे? खालसा में न्याय का कार्य कौन करते थे? खालसा का तात्पर्य साथियों उस भूमि से है जो सीधा केंद्रीय सत्ता के अधीन होती थी। वह रियासत, वह भूमि या वह क्षेत्र या वह राज्य जो सीधा केंद्रीय सत्ता के अधीन होता था वो क्या कहलाता था? खालसा कहलाता था। तो उसमें न्यायिक जो कार्य होता था वो किसके अधीन होता था? ऑप्शन ए, जी हाँ, हाकिम के अधीन वो कार्य होता था। हाकिम उस क्षेत्र में लिए जाने वाले प्रारंभिक न्यायिक के कार्य करता था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नरपति नाल है। नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ, एक ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है ये, जिसकी रचना की थी नरपति नाल द्वारा। नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। साथियों, बड़ा ही चर्चित राजा, बड़ा ही चर्चित सम्राट विग्रहराज चतुर्थ, जिसको हम लोग और किस उपनाम से जानते थे? कमेंट करना देखिए एक बार मुझे। चलो, यहाँ पर पूछ रहा है वो कि इन दोनों की जो प्रेम कथा थी, बहुत ही मनमोहक कथा है दोनों की, इस कथा का वर्णन किस ग्रंथ में अंकित किया गया है? वंश भास्कर या बिशलदेव रासो, पद्मावत या फिर शिशुपाल वध? फटाफट जवाब कमेंट कीजिए। साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो राइट आंसर, कमेंट नहीं आ रहे, बहुत कम कमेंट आ रहे। कमेंट फटाफट करो, क्या हो रहा है आप लोगों को? कमेंट करो। अभी तक भी जिन्होंने शेयर नहीं किया, शेयर करो फटाफट अपने सभी मित्रों को। अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप लोग। आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका धर्म बनता है। मैं आप लोग जब शेयर नहीं करते हो, मुझे लगता है कि आज अपना जो अभिनव आरएस अकेडमी का ये जो है आपका प्रोग्राम है, ये आज बहुत कम शेयर हुआ, तो दूसरे दिन मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं मतलब उस चीज़ में फिर इंटरेस्ट नहीं रख पाता हूँ। आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितने अधिक लाइक्स होंगे, उतना ही मैं अधिक से अधिक मोटिवेट होता हूँ आप लोगों से। और आप लोगों के द्वारा किया गया छोटा सा ये शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का कार्य इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा गति देगा, बहुत आगे बढ़ाएगा। साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बिशलदेव रासो। साथियों, विग्रहराज चतुर्थ को बिशलदेव के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो इन्हीं दोनों का जो राजा और रानी की प्रेम कथा है, इसका वर्णन हमें बिशलदेव रासो नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसके रचनाकार है नरपति नाल है। कौन है इसके? नरपति नाल है। अगर साथियों बात की जाए आपके इस बिशलदेव रासो ग्रंथ की, तो ध्यान रहे आपको कि इस ग्रंथ में विग्रहराज के 12 वर्षों का कालखंड का पूरा वर्णन किया हुआ है, किसके द्वारा? नरपति नाल के द्वारा। अगर इस ग्रंथ की मैं बात करूं तो इस ग्रंथ में श्रृंगार के साथ, जी हाँ, श्रृंगार रस के साथ में संयोग और वियोग को भी बताया गया है। बिशलदेव रासो ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, इसमें श्रृंगार रस तो है ही है, इसके साथ में इसमें संयोग और वियोग को भी स्थान दिया गया है। साथ ही अगर मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँ तो बिशलदेव के द्वारा अगर इस ग्रंथ की बात करूँ तो इसमें एक वर्णन और थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें एक परिप्रेक्ष्य और रखा गया है। इस ग्रंथ में नरपति नाल ने एक कथा का वर्णन किया है कि जब बिशलदेव द्वारा रानी राजमती से रूठकर और वो उड़ीसा की ओर चले जाते हैं,
मतलब अजमेर में रहने वाले राजा विग्रहराज चतुर्थ अपनी रानी राजमती से रूठकर और उड़ीसा की ओर चले जाते हैं। तो रानी की जो विरह वेदना थी, उस विरह वेदना को संयोग और वियोग के माध्यम से नरपति नाले ने इस ग्रंथ में संकलित किया है। तो बड़ा ही चर्चित ग्रंथ है ये चौहानों का, विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी राजमती का बिशलदेव रासो, जिसकी रचना की थी नरपति नाले के द्वारा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करंट को लेकर प्रश्न है और करंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील। एक देश एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन कार्ड, एक राष्ट्र एक कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड योजना में आज तक का मतलब मैं बात कर रहा हूँ मई 2020 तक की, आज तक जुड़ने वाले देश के राज्य हैं। कितने राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है, योजना कब शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई, क्यों शुरू की गई, क्या उद्देश्य है, क्यों इसको शुरू किया जा रहा है, क्या लाभ मिलने वाला है जनता को इससे, सारी बातें डिटेल से लिख कर और मुझे व्हाट्सअप करना। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और अपनी कॉपी में अंकित करो इस टॉपिक को। एक देश एक राशन कार्ड योजना में आज तक जुड़ने वाले देश के राज्यों की संख्या आपसे पूछी है। कमेंट करो फटाफट अपने जवाब। ऑप्शन ए में 13 राज्य, बी में 15 राज्य, या फिर 17 राज्य, या फिर 21 राज्य। कितने राज्य जुड़ चुके हैं इस योजना से, फटाफट कमेंट कीजिए। 10 सेकंड आपके पास। साथियों यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 17 राज्य। अब हमारे सामने 2-3 प्रश्न आते हैं, उनको आप लोग ध्यान से लिखना, कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए। मैं वन नेशन वन कार्ड योजना के बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ चर्चा कर लेता हूँ। वैसे ये टॉपिक करंट्स का है, तो अपन करंट्स की जब वॉल्यूम लेकर आएंगे तब विशेष रूप से इस पॉइंट को मैं रखूँगा ज़रूर, और मुझे याद दिलाने के लिए आप लोग कमेंट और कर देना। इसको लेकर भी अपन एक जो टॉपिक बनाएंगे। साथियों अगर बात करूँ मैं एक देश एक राशन कार्ड योजना की, तो इस योजना की जो घोषणा है, इसकी वैसे घोषणा तो हो गई थी साथियों जून 2019 में, जून 2019 में, और जून 2019 में इस योजना की घोषणा की गई थी। वो घोषणा करने वाले कौन थे? अब एक देश एक राशन कार्ड योजना, पहले तो ये है क्या योजना? ये खाद्य सुरक्षा संबंधित योजना है। तो इसकी घोषणा करने वाले कौन होंगे? खाद्य मंत्री। तो घोषणा किसने की थी? खाद्य मंत्री ने। तो खाद्य मंत्री कौन है भारत के इस समय? रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? कमेंट करना एक बार देखें। रामविलास पासवान। अब साथियों घोषणा कर दी गई थी जून 2019 में। उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो प्रारंभ जो हुई है ये योजना, ये प्रारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको किया गया है 12 राज्य में। जी हाँ, 12 राज्य इसके साथ में पहले चरण में जुड़े थे। उन 12 राज्यों को आपस में लिंक किया गया है। साथ ही अभी अगर हाल ही की मैं बात करूं तो हाल ही में 5 नए राज्य और जुड़े हैं। कितने राज्य जुड़े? नए राज्य और जुड़ गए 5। तो 12 और 5 बराबर वर्तमान की अगर पूछ ली जाए तो कुल मिलाकर कितने राज्य होते हैं? 17 राज्य। तो 17 राज्य इसके साथ जुड़ चुके हैं आपस में एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत। साथियों अगर इसको प्रारंभ करने की बात पूछे आपसे तो इसको प्रारंभ किया गया है 1 जनवरी। जी हाँ, 1 जनवरी 2020 से इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ कर दिया गया है। आगे अगर मैं बात करूं इससे आपकी एक देश एक राशन कार्ड योजना की, तो आखिर ये है क्या? देखो अभी समझना, अपना जो सरकार है उसके द्वारा एक विशेष सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी तहसीलों मुख्यालयों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एक उचित मूल्य की दुकान होती है। जानते हैं आप सब लोग, उचित मूल्य की दुकान। इस उचित मूल्य की जो दुकान होती है
समझ जाना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इस उचित मूल्य की दुकान से अपन लोग राशन कार्ड के माध्यम से जो भी यहाँ पर उचित मूल्य पर चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, जैसे अनाज हुआ, गेहूँ हुए, चावल हुए, या फिर कैरोसिन तेल हुआ, जो भी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है वो अपन लोग उचित मूल्य पर लेकर आते हैं, जिस पर किसी भी प्रकार की मुनाफाखोरी नहीं होती है। डायरेक्ट वो अनुदानित मूल्यों पर हमें सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो ए नाम का व्यक्ति जयपुर में रह रहा है। अब जयपुर में रहने का मतलब वो राजस्थान का निवासी है। मान लो साहब वो जयपुर छोड़कर किसी कारणवश और मुंबई में बस गया वो जाकर। अब मुंबई का मतलब महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र में चले गया तो राशन कार्ड तो उसके पास कहाँ का बना हुआ था? जयपुर का बना हुआ। जयपुर का मतलब राजस्थान का बना हुआ है। अब साहब वहाँ पर भी वो जाकर मान लो उचित मूल्य की दुकान से कुछ लेना चाहे तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो साथियों, इस एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अगर एक बार पूरे के पूरे 29 राज्य आपस में जुड़ गए तो जयपुर का व्यक्ति राजस्थान के राशन कार्ड से मुंबई महाराष्ट्र में बैठकर भी अपना राशन प्राप्त कर सकता है। इसी राशन कार्ड से, ध्यान रखना, उसको वहाँ का अलग से कोई पृथक राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर इसका शॉर्ट में आपसे उद्देश्य पूछ सकता है, ध्यान रखना, वन नेशन वन कार्ड का उद्देश्य, तो ध्यान रखना आप लोग, इसका मुख्य उद्देश्य अगर एक शब्द में आपसे पूछे तो राशन कार्ड से देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य। अगर मुख्य उद्देश्य पूछे आप लोगों से तो ध्यान रखना, देश में जो राशन से संबंधित पारदर्शिता को लाना या भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इतनी ज़्यादा गफलतखोरी इसमें होती थी, जो राशन कार्ड के द्वारा जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, चाहे वो अनाज का हो, चाहे वो धान का हो, या फिर कैरोसिन्स वगैरह का हो, जो भी चीज़ें इससे मिलती है, मैं कहता हूँ लगभग 70% उनका अनुचित प्रयोग होता है। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है। वास्तविकता में गरीब तबके के लोगों को उनका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। परंतु अगर वन देश या एक देश एक राशन कार्ड योजना पूरी तरीके से लागू हो गई, पूरे राज्यों में, पूरे राज्य जुड़ गए, तो इसके द्वारा इसमें पारदर्शिता होगी, पूरी तरीके से सारा काम पोर्टल पर होगा और बहुत ही एक अच्छा ये कदम होगा अपने भारत देश के लिए। तो ध्यान रखना आप लोग, प्रारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 जनवरी 2020 से, घोषणा इसके जून 2019 में की गई थी और लक्ष्य इसका रखा गया, लक्ष्य का भी ध्यान रखना, इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है जून 2020 तक सारे राज्यों को जोड़ दिया जाएगा। परंतु ऐसा मुझे लग नहीं रहा क्योंकि कोविड-19 को लेकर अभी भारत में स्थितियां बड़ी दुर्लभ है। तो इसको लेकर कार्य, क्योंकि इसमें क्या आधार कार्ड से जोड़ा जाता है, आपके राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, ध्यान रखना, और इस तरीके से ये राशन कार्ड बनाया जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही विवादित प्रश्न करंट का, बहुत ही हाईलाइट प्रश्न करंट का, बहुत हंगामे हुए हैं इस प्रश्न को लेकर। आपने डिबेट्स देखते होंगे, शाम को चैनल्स देखते होंगे, आज तक है, आर भारत है, आपका 2-4 जो भी चैनल्स हैं, NDTV वगैरह वगैरह, वहाँ पर बहुत सारी आप लोगों ने इसको लेकर डिबेट्स देखी होगी। बहुत चर्चित पॉइंट है। हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत का एक नागरिक है यहाँ पर जिसको 2020 के पुलित्जर पुरस्कार, तो पहली तो बात आ जाती है क्या होता है पुलित्जर पुरस्कार, कहाँ का पुरस्कार है ये, क्यों दिया जाता है ये, किसको दिया गया है ये? तो यहाँ पर पूछ रहा है केवल अभी तो आपसे कि किसे सम्मानित किया गया हाल ही में। ऑप्शन आपके यमान खान या फिर मुख्तार खान, दास बिहारी या फिर चिन्ना स्वामी। फटाफट कमेंट कीजिए, ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लेना, जल्दबाजी में जवाब मत दो, फटाफट कमेंट को पढ़ो और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और देते चलो कमेंट। साथ ही यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्तार खान। साथियों, मुख्तार खान जो कि जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, उनको 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इसको लेकर, ध्यान दीजिए। पहले तो अगर मैं बात करूं आपकी, ये हैं आपके 3 पत्रकार, ये 3 पत्रकार हैं जिनको भारत
ये भारत के 3 पत्रकार हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें यासिर डार, चन्नी आनंद और आपका मुख्तार खान, ये तीनों के तीनों ही पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और इनको ही आपके 2020 का पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पहली बात तो आती है कि आखिर ये पुलित्जर पुरस्कार होता क्या है। पुलित्जर पुरस्कार, तो साथियों ध्यान रखना, ये पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकन प्रतिनिधि पुरस्कार है। ये अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि कहाँ का पुरस्कार है, ये अमेरिकी पुरस्कार है। ये ध्यान रखना, अमेरिकी पुरस्कार है और ये 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से दिया जाता है। ध्यान रखना, पुलित्जर पुरस्कार एक तो पत्रकारिता, लिख लेना, एक दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में, अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, और एक दिया जाता है ये संगीत रचना। जी हाँ, संगीत रचना। तो 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार वार्षिक रूप से। पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब यहाँ पर अपने पॉइंट की ओर वापस बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ पर अपने जो भारतीय लोग हैं उन भारतीयों को 3 व्यक्तियों को अब की बार 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, एक भारतीयों की बात कर रहा हूँ मैं केवल, ये पूरे विश्व के लोगों को दिया जाता है ना। मुख्तार खान, एक मैंने आप लोगों को बताया यासिर डार, और एक व्यक्ति आपका चन्नी आनंद। ये 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। ये 3 व्यक्ति भारत के हैं और तीनों के तीनों का संबंध पत्रकारिता से। ध्यान रखना, इनका संबंध कहीं से है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या क्या पूछा जाएगा देखते चलना। इनका संबंध पत्रकारिता से। अच्छा, पत्रकारिता का मतलब ये फोटोग्राफी करते हैं। ध्यान रखना एक बात का, और ये फोटोग्राफर, तीनों ही फोटोग्राफर। अच्छा, फोटोग्राफर भी बात करूं तो ये लोग आपका जो एपी जो चैनल है, एपी जो पत्रकारिता है, एपी जो पत्रकार है, उसके लिए ये लोग कार्य करते हैं। ध्यान रखना, तो इनका संबंध किस चैनल से था? एपी चैनल से था। एपी का मतलब है आपका एसोसिएट प्रेस। जी हाँ, एसोसिएट प्रेस। इस एसोसिएट प्रेस या एपी के लिए लोग फोटोग्राफी का कार्य करते थे। पत्रकार थे ये मुख्तार खान, यासिर डार और चन्नी आनंद। अब साथियों बात करते हैं कि आखिर ये विवादित क्यों हुआ। देखो, इनको जो ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है 2020 का, ये काहे के लिए मिला है? ध्यान देना, जब धारा 370 हटाई गई थी, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर, तीनों का संबंध जम्मू कश्मीर से है, ये बात भी ध्यान रख लेना। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई तो उस समय इन्होंने वहाँ के क्षेत्र की फोटोग्राफी की और ये प्रदर्शित करने की कोशिश की कि देखो यहाँ के लोग कितने अधीर हो रहे हैं, कितने बंधनों में बंधे हुए हैं। उन लोगों की इन्होंने ऐसी फोटोग्राफी की जो बहुत विवादित फोटोग्राफी रही। और विवादित से मेरा तात्पर्य है कि वहाँ के लोगों को इन्होंने इस तरीके से दिखाया कि इनको बांध रखा है, भारत इनके ऊपर शोषण कर रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हनन कर रहा है। ऐसी अपनी फोटोग्राफी में इन्होंने झलके बताई और उन फोटोग्राफर्स, इन फोटोग्राफी की वजह से इनको अमेरिका के इस सिस्टम के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर जो ही सम्मान की घोषणा हुई और सम्मान की घोषणा होने के बाद माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा इनको बधाई दी, और बधाई देने के साथ ही ये विवाद में आ गया पूरा का पूरा पॉइंट लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से संबित पात्रा के द्वारा ये बात रखी गई कि ये देशद्रोहियों की श्रेणी में आते हैं, इनको आप लोग बधाई कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये जम्मू कश्मीर की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, मतलब इनको कहने का तात्पर्य है कि इनकी फोटोग्राफी के अनुसार जम्मू कश्मीर पर भारत का कोई अधिकार ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर पर भारत का अधिकार नहीं मानते, अगर उनको आप पुलित्जर पुरस्कार मिलने पर सम्मानित कर रहे हो, उनको बधाई दे रहे हो, तो मतलब आप एक राष्ट्रद्रोह कर रहे हो। ऐसा कुछ बातों को लेकर ये बड़ा विवाद गहराया और डिबेट का बहुत बड़ा एक कारण बना। तो ये था हमारा आज का पुलित्जर पुरस्कार और ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 15। प्रश्नोत्तरी सीरीज 15 आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक रही मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
आप लोग घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने साथी हो, मित्र हो या अपने रिलेटिव्स हो, वहाँ तक इस चैनल को आप शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बालकों तक, ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रतियोगी साथियों तक आप लोग इस चैनल को पहुंचाइए। आप सभी को अभिनव RS अकेडमी के फेसबुक पेज, अभिनव RS अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, मुलाकात होगी हमारी अगली कड़ी में प्रश्नोत्तरी सीरीज 16 के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।